हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इसके तीसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका उत्तर है ए, अटॉर्नी जनरल। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। अब अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अब अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका उत्तर है बी, एडवोकेट जनरल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल अर्थात महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 165 में वर्णित है। अब अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत के भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सी, 1956 में। आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन है? तो इसका उत्तर है बी, प्रधानमंत्री। चूंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद नियुक्त करता है, अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री की पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका उत्तर है सी, 25 वर्ष। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सी, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो इसका उत्तर है सी, 25 वर्ष। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। अब अगला प्रश्न है,
लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका उत्तर है बी 2026 तक। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 81(3) के परंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो इसका उत्तर है सी 1971 की जनगणना पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसका उत्तर है बी हिमाचल प्रदेश। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की है, जबकि राज्यों में सिक्किम है। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश में है। उपयुक्त विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर की एक संख्या का समान तथा हिमाचल प्रदेश की संख्या सर्वाधिक है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका उत्तर है बी भारत के राष्ट्रपति के पास। प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो इसका उत्तर है ए अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 एक क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 330 एक ख में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री अर्थात मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है वर्ष में 2 बार।
अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों की लोकसभा में सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 40, वहीं मध्य प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में 42 और उत्तर प्रदेश में 80 है। अब अगला प्रश्न है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो इसका उत्तर है ए, बिहार तथा महाराष्ट्र। प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आया। अब स्थिति इस प्रकार है, लोकसभा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र और तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जबकि मध्य प्रदेश में 29 सीटें, तमिलनाडु में 39 सीटें और बिहार में 40 सीटें हैं। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। अब अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो इसका उत्तर है बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निर्वृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 83(1) में वर्णित है। अब अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अतः विकल्पों में दिए गए किसी भी अधिकारी के द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है 12। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। अब अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चेयरमैन है? तो इसका उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 89(1) व अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब अगला प्रश्न है,
लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है तथा उपाध्यक्ष का पद एम थम्बी दुरई के पश्चात से रिक्त है। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष है कौन? तो इसका उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। अब अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए? तो इसका उत्तर है 6 माह का। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। अब अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो ये स्टार मार्क से। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामलों को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी। तो इसका उत्तर है ई। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय दल को रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। पहला अर्हताएं हैं, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो तथा उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हों। दूसरी अर्हताएं हैं, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। नेक्स्ट है, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त किए हों। चौथी अर्हताएं हैं, यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती हो या लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की हो। इस प्रकार आम आदमी पार्टी उपयुक्त अर्हताएं पूर्ण करती है, अतः यह एक राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। ज्ञातव्य है कि आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी है, एक राज्य पार्टी है तथा क्षेत्रीय पार्टी है, अतः विकल्प ई सही उत्तर है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में विकल्प ए सही माना है। अब अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात केवल 4 से, अर्थात
एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार सदन के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसका उत्तर है बी, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। तो इसका अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। दिल्ली है क्या? तो एक केंद्र शासित प्रदेश। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था? तो इसका उत्तर है बी, 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो इसका उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। अब अगला प्रश्न है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था के अध्यक्ष हैं कौन? तो इसका उत्तर है ए, एम.एन. वेंकटचेलैया। संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एम.एन. वेंकटचेलैया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की थी। अब अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर है डी, भारतीय संविधान के द्वारा। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश की संख्या 1956 में अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया था। 1960 में बढ़ाकर 13 किया गया, 1977 में 17, 1986 में 25 तथा 2008 में 30, वहीं 2019 में 33 कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो ये स्टार मार्क्स होगा क्योंकि यह 33 कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर है बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अब अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका उत्तर है सी, संसद के पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने पर अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अब अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो इसका उत्तर है सी, 65 वर्ष।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। अब अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो इसका उत्तर है ए, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। अब अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका उत्तर है डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता न्यायिक पुनराविलोकन कहलाती है। अब अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका उत्तर है बी, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है सी, राष्ट्रपति के द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो अपना उत्तर निम्नलिखित कूट से चुने। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात केवल 4 सही है, अर्थात राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। किस अनुच्छेद के द्वारा? तो इसका उत्तर है सी, अनुच्छेद 175(2) के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदन को भेज सकेंगे, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अब अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका उत्तर है ए, विधान पालिका परिषद। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदस्यीय या
एक सदनी या फिर द्विसदनी होगी। द्विसदनी विधानमंडल की स्थिति में विधानपालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन होगा। अब अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो बी केंद्रीय संसद द्वारा। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। संसद ऐसा तब कर सकेगा जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो इसका उत्तर है बिहार में। अनुच्छेद 168(1) के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। अतः भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन करता है। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए किसे? तो उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा। अब अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक करने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इसका उत्तर है बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमत उल्ला बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसका उत्तर है सी और डी दोनों, अर्थात गुवाहाटी और मुंबई। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्राधिकारिता असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादर एवं नागर हवेली और दमन व दीव तथा गोवा है। अब अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद या फिर राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है? तो इसका उत्तर है बी स्वत्वाधिकार मुकदमा, अर्थात टाइटल शूट। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद या फिर राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ए अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधान मंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए
निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या फिर न्यून करती है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का, अनुच्छेद 245 केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार का, अनुच्छेद 326 लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन व्यस्त मताधिकार के आधार पर होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका उत्तर है शिक्षा। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष प्रश्नों को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए पार्ट के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।